हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 14 हमारा कंटिन्यू है। सेकंड वीडियो हम इसकी बनाने वाले हैं, चैप्टर नंबर किसकी 14 की। और ये क्या है हमारा, ये था महासागरीय जल परिसंचरण, यानी जो महासागर का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, परिसंचरण करता है, वो किस प्रकार करता है। तो पहली वीडियो में हमने तरंग और ज्वार भाटा पढ़े थे। आज हम करेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। तो देखिए, ज्वार भाटा के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा को उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और ऊंचाई यानी हाइट, कितना ऊपर वो उठ रहा है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें, तभी आपको ज्वार भाटा समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं दो आवृत्ति और उसको ऊंचाई के आधार पर बांटा जा गया। तो पहले हम करते हैं ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर कह लो इसे, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, टाइड्स बेस्ड ऑन हाइट। तो जो सबसे पहला इसमें हमारा टाइड है, ज्वार भाटा है, उच्च या वृहत ज्वार भाटा, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंग। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है, वो जो ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार आता है, ज्वार ऊपर जब पानी का उठता है तो ज्वार होता है, जब नीचे जाता है तो भाटा। जो ज्वार आता है उसकी ऊंचाई को डायरेक्टली इनकी स्थिति, ये किस पोजीशन पर हैं, ये प्रभावित करती है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, अब किसी की पोजीशन चाहे कहीं भी हो, लेकिन जब ये तीनों एक ही सीधा में होंगे तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। यानी जब पानी का उभार जो होता है वो उस टाइम पे मैक्सिमम होता है, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इसको हम वृहत अथवा उच्च ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक पूर्णिमा को और दूसरा अमावस्या को, क्योंकि इसी टाइम पर क्या होता है, ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं। आइए आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, ये आपको येलो कलर का सन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की अर्थ है, और ये जो गोल गोल हैं ये इसके चारों तरफ मून की पोजीशन है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ राउंड राउंड चक्कर लगाता है। तो जब ये घूमते घूमते इस पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि सन तो घूम नहीं रहा और अर्थ यहाँ पर है, जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तब ये देखो एक ही रेखा में हो गए, ठीक है। और इस टाइम क्या है, पूर्णमासी, यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा। तब ज्वारीय उभार, यानी जो इधर को ज्वारीय उभार आएगा, इधर को आएगा, वो मैक्सिमम हाइट पर आएगा। इसके अलावा ये घूमता घूमता इसी प्रकार, जब ये चांद घूमता घूमता, अब यहाँ पर तो पूर्णमासी थी, ये घूमता घूमता दोबारा यहाँ पर आ गया, काला हो गया, यानी काला यानी अमावस्या हो गई, यहाँ पर अमावस हो गई। अब ये तीनों एक ही रेखा में हैं, तब भी ज्वार जो आता है वो मैक्सिमम ही आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब बाकी ये जो दोनों पोजीशन है ये अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये होता है, हमने कहा अभी ऊपर क्या रहा, उच्च या वृहद। अभी हो गया उच्च या वृहद, वृहद का मतलब बड़ा होता है। निम्न यानी छोटी हाइट का, या लघु छोटा ज्वार भाटा, जिसको नीप टाइड हम बोलते हैं। वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है, क्योंकि पूर्णमासी से अमावस आने में कितना टाइम लगता है, 15, और इनके जो बीचों बीच का जो समय होता है तब ये आता है लघु ज्वार भाटा, नीप टाइड। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के साथ समकोण पर होते हैं। देखो चित्र में दिखा देता हूं मैं आपको। देखो, ये वाली कंडीशन तो हमने पढ़ ली, यानी कि चंद्रमा जब या तो इस पोजीशन में होगा या इस पोजीशन में होगा। तो अब देखो, ये एक दूसरे के साथ, पृथ्वी के साथ यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब ये इस साइड होगा तब भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी जब अमावस्या के बाद 7 दिन आएंगे तब भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब ये पूर्णिमा के बाद 7 दिन आ रहे हैं तब भी ये 90 डिग्री का एंगल हमारा जो चांद है वो बना रहा है। उस टाइम चांद आधा निकला हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल होता है तब आता है हमारा नीप टाइड। देखो, यहाँ नीप टाइड है और ये स्प्रिंग टाइड है, जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसे ही इधर भी स्प्रिंग टाइड दिखा रखा, क्योंकि अब भी यहाँ इधर आने से भी एक रेखा में हो गए, और फिर जब ये चांद दोबारा इधर इस साइड आ जाता है फिर यहाँ पर नीप टाइड बन जाता है, यानी निम्न ज्वार। तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल
एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो गया, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो चंद्रमा का आकर्षण सूर्य से दुगना होता है, लेकिन दुगना होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के सामने धूमिल हो जाता है। क्यों? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन शक्तिशाली कौन है? सूर्य। तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके सामने धूमिल हो जाता है। तो चंद्रमा का आकर्षण इसलिए अधिक है क्योंकि वह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, निकट है। तो उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच के समय जब जल स्तर गिरता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। भाई पहले उच्च ज्वार आया, फिर निम्न ज्वार तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले क्या होता है, वो जल जो है नीचे की तरफ गिरता है, वो हमारा भाटा बन जाता है। तो उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय ज्वार ऊपर चढ़ता है, उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और चित्र से ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। तो आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले है अर्धदैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल क्या हो गया? टाइड, सेमी ड्यूरनल टाइड। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, नॉर्मल ज्वारीय प्रक्रिया है ये। इसके अंतर्गत दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। अब उच्च और निम्न तो हम पढ़ चुके क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या, दिन में 2 उच्च और 2, लेकिन वो वाले उच्च नहीं जो ऊपर हैं, वो तो सिर्फ पूर्णिमा और उस पर ही आएंगे। उच्च का मतलब मैक्सिमम दिन के जो होते हैं। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। अब ये जो दोनों ज्वार आते हैं दिन में, ये दोनों समान ऊंचाई के होते हैं। आगे हो गया, ये तो अर्धदैनिक था, अब दैनिक आ गया, यानी ड्यूरनल टाइड। इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च आता है और 1 निम्न ज्वार आता है। इसमें भी दोनों की ऊंचाई समान होती है, ठीक है। उच्च व निम्न ज्वारों की जो ऊंचाई होती है वो इसमें समान होती है। ऊपर वाले में 2 आते हैं, इसमें 1 आता है। अब मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में भी 1 से ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई समान नहीं होती। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में समानता नहीं होती उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। अब ये कहाँ था? ये ज्वार भाटा उत्तर अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर क्या है? उसके प्रशांत महासागर है, एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर में जो जितने भी द्वीप पाए जाते हैं वहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए, ये आपको 2 टाइड आ रहे हैं भाई, 1 और 2, तो 2 टाइड हाई और 2 ही लो। तो ये कौन सा हो गया? ये अर्धदैनिक हो गया, सेमी ड्यूरनल, ठीक है। ये वाला जो ज्वार भाटा है ये अर्धदैनिक ज्वार भाटा। अब इसमें देखो हाइट अलग अलग है, यहाँ पर इसकी हाइट ये है, यहाँ पर इसकी हाइट ये है, तो ये मिश्रित हो गया तीसरे वाला, ठीक है। मिक्स्ड टाइड जिसको हम बोल रहे हैं, ये इसकी हायर लो टाइड है और ये लो टाइड है, तो इसमें भी डिफरेंस है देखो यहाँ पर। और ये हो गया हमारा ड्यूरनल यानी कि दैनिक, यानी एक ही टाइड आया ये इस टाइप का, बस। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरनल, 1 टाइड और 1 लो टाइड, 1 हाई टाइड 1 लो टाइड। आइए अब ज्वार भाटा के महत्व, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ये भी पढ़ लें हम। तो देखो, नदमुख क्या होते हैं? जहाँ पर नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं उनको नदमुख कहते हैं। वहाँ पर या तो ज्वार नदमुख बनता है या डेल्टा बनता है। जब ज़्यादा निक्षेप आते हैं तब डेल्टा बनता है, जब कम निक्षेप आता है तब ज्वार नदमुख बनता है, यानी एस्चुअरी बोलते हैं उसको। नदमुखों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाते हैं, किसके कारण? ज्वार भाटा के कारण। क्योंकि जब पानी ऊपर नीचे उठता है तो उसके धकेलने से, उसके जो धक्का लगता है उससे जो शिप्स हैं हमारे, वो नदियों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर? नदमुखों पर। जैसे कोलकाता में हुगली नदी। मछली पकड़ने वाले जो नाविक होते हैं वो भाटे के साथ समुद्र में अंदर जाते हैं। भाटा कब होता है? जब समुद्र का तल नीचे होता है, तो उसके साथ वो समुद्र में अंदर चले जाते हैं, और जब ज्वार आता है तो उसके साथ वे जब आसानी से बाहर भी आ जाते हैं। ज्वार भाटे से तटीय नगर यानी जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं कि गंदगी व प्रदूषण भी साफ हो जाते हैं ज्वार भाटे कारण। क्योंकि ज्वार जब भाटा आता है तो वो किनारे की गंदगी को अंदर खींच लाता है, ठीक है। तो इसलिए इससे वहाँ की जो गंदगी होती है किनारों की, बीचेज की, वो साफ भी हो जाती है। तो ज्वार भाटे से बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हमें समुद्री किनारे पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे शंख, सीप,
घोंगे इत्यादि, क्योंकि ज्वार भाटे के कारण पानी ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें पानी में जो हलचल होती रहती है उसके कारण ये चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं और हमें मिल जाती हैं बीचेस पर। ज्वार भाटे के कारण समुद्र का जल जो है वो गतिमान रहता है, हमेशा हलचल होती रहती है, जिससे शीत प्रदेशों में पानी जम नहीं पाता। यानी जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पानी के हिलने से पानी की बर्फ़ आसानी से नहीं जमती, बल्कि ज़मीनी पर हिलता हुआ पानी बहुत कम जमता है। ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जाता है। जो भी पानी हिल रहा है या बह रहा है उसमें टरबाइन लगाकर उससे विद्युत भी पैदा की जा सकती है। बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त भी की जा रही है। नेक्स्ट और मेन और लास्ट टॉपिक अब हमारा महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स क्या होती हैं। देखो जैसे रिवर करंट होते हैं, रिवर में जब पानी बहता है उसको रिवर करंट बोलते हैं, ऐसी ओशियन करंट होती हैं। महासागरों में एक भाग से दूसरे भाग, यानी इस महासागर में एक भाग से बिल्कुल बराबर में नहीं, काफ़ी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में, यानी फिक्स दिशा में, ऐसा नहीं कोई दिशा बदलता रहेगा, जल के निरंतर यानी लगातार प्रवाह के लगातार बहने को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है, कौन से जल की गति को, महासागर के जल की गति को ये शुरू करता है। और द्वितीयक बल जो इस गति को नियंत्रित करता है, यानी वो जो उनकी गति है वो द्वितीयक बल के कारण नियंत्रण में रहती है। तो प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं, उनकी गति को प्रारंभ करते हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, ये तो सबको पता ही है। सूरज की किरणें जब महासागर पर पड़ती हैं तो वो अपनी ऊष्मा से महासागर के जल को गर्मी देना शुरू कर देती हैं, और गर्मी होने से क्या होता है, सौर ऊर्जा से जल, ये चल नहीं है, ये हमारा क्या है, जल है। सौर ऊर्जा से जल गर्म होकर फैलने लगता है। पानी जो होता है, क्योंकि उसके अणु जो होते हैं उसके अंदर वो दूर दूर होने लगते हैं, फैलने लगता है थोड़ा थोड़ा, यानी जगह वो ज़्यादा घेरता है। विषुवत व्रत यानी भूमध्य रेखा के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा इसी कारण होता है। यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो महासागर है उनका जो स्तर होता है, यानी उनका जो ऊंचाई होती है, वाटर लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, बजाय कि उन महासागरों के जो थोड़ा सा भूमध्य रेखा से दूर है, यानी मध्य अक्षांशों में 30 डिग्री के बाद उत्तरी या दक्षिणी तरफ जो हैं। इसके कारण ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, यानी टेम्परेचर में अंतर होता है दोनों जगहों पे, तो ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है, यानी जहाँ पर पानी ऊपर हो गया और जहाँ पर नीचे हो गया तो ऊपर ऊंचाई की तरफ से नीचे की तरफ वो जाना शुरू कर देता है, तो हलचल आ जाती है, गतिमान आ जाता है। फिर वायु, महासागर की जो ऊपरी सतह है जो हमें दिखाई देती है, उस पर चलने वाली जो वायु या हवा है वो भी जल को गतिमान करती है जैसे ही वो उसके वायु के संपर्क में आता है। तो वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, किसका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का। तो पृथ्वी जल के नीचे ज़मीन है, अंदर जाके तो ज़मीन है कहीं गहराई में, चाहे वो कितनी ही गहराई पे हो, तो वहाँ पर जो ज़मीन है पृथ्वी क्या करती है, सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल है वो नीचे को बैठता है, तब भी उसमें हलचल पैदा होती है। यह ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है, यानी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली गहराई के साथ जो दाब होता है, जो दाब पड़ रहा है पानी का, उसमें क्या लाता है, प्रवणता, यानी दाब में अंतर लाता है। एक है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, जैसे लट्टू घूमता है उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है ये धुरी, इस पर ये पृथ्वी मान लो ऐसे घूम रही है। तो होता क्या है, जब घूमते घूमते क्या होता है, इस घूमने के कारण ही पृथ्वी यहाँ पर से ऊपर से और नीचे से थोड़ी चपटी है और यहाँ बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। इस तरह की हमारी एक्चुअल में पृथ्वी होती है। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति, जो जल की गति की दिशा है दाहिनी तरफ, यानी ये उत्तरी गोलार्ध ये ऐसे है, तो यहाँ पर जो जल की गति है वो इस तरफ होती है, यानी इस तरफ को जल चलता है। और क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ किसके,
उसके अभी आपको मैं चित्र में दिखाऊंगा। चलो, तो आगे कहता है ये होती है तथा उनके चारों ओर जल बहाव को वलय कहा जाता है। ठीक है, ये क्या क्या कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की जो दिशा है वो दाहिनी तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ होती है, और उनके चारों ओर ये जो दिशा है इनकी, उनके चारों ओर जो जल बहाव हो रहा है उसको हम वलय कहते हैं। आइए चित्र में देखो, ये आपको दिखाई दे रही हैं धाराएं। अब जो रेड वाले उससे दिखा रखी हैं वो गर्म जल धारा है, जो ब्लू से दिखा रखी हैं वो ठंडी जल धारा है। तो आप इसमें देख सकते हो ये लेब्राडोर, इधर ये लेब्राडोर है, इधर ये हमारी गल्फ स्ट्रीम है। तो लेब्राडोर वाली जो है ठंडी गर्म जल धारा है, ये ऊपर से इस तरफ से नीचे आ रही है, और ये जो गर्म जल धारा है ये इधर को जा रही है। इन दोनों का मैंने आपको क्यों बताया कि इनका भी आगे जिक्र होने वाला। बाकी और भी बहुत सारी जल धाराएँ, जैसे ये हमारी ऑस्ट्रेलिया धारा हो गई इस तरफ को जाती हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारी बहुत सारी इसमें जल धाराएँ। आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके इन धाराओं के नाम यहाँ पर देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। ये नीचे अंटार्कटिका दिखा रखा है, और अंटार्कटिका और ऊपर वाले हिस्से में जो जलधारा है हमारी वो इस तरह को, जो वायु है इस डायरेक्शन में हमारी चलती है। वायु जब वायु इस डायरेक्शन में चलती है तो ऊपर से पानी को इस तरफ बहा के ले जाती है। महासागरीय जलधाराओं की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति का मतलब है वर्टिकल, गहराई के साथ। देखो, पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। जो पानी का जो घनत्व है अंतर महासागर यानी एक महासागर से दूसरे महासागर में जब जलधाराएं ऊर्ध्वाधर जाती हैं उनकी गति को ये प्रभावित करता है। जो घनत्व, क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाला पानी नीचे बैठता है। आगे बताएगा, अधिक खारा जल कम खारे जल से ज़्यादा सघन होता है, सघन का मतलब भारी होता है, तथा ठंडा जल भी गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। खारा जल भी होता है, ठीक है, और ठंडा जल भी ज़्यादा सघन होता है। और सघन जल क्या करता है, ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर की ओर आने की होती है, वो ऊपर उठने लगता है। अब ठंडे जल वाली जो महासागरीय धाराएं हैं ये कब उत्पन्न होती हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास जल नीचे बैठता है, ठंडा होता चला जाता है, फिर जल नीचे बैठता है, एवं धीरे धीरे फिर वो अंदर ही अंदर क्या करता है, विषुवत वृत्त की तरफ ये गति करता है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ ये पानी चलना शुरू कर देता है, नीचे अंदर ही अंदर। और होता क्या है, जब ऊपर वाला जो ठंडा जल है वो नीचे बैठ गया तो उसकी स्थान ले लेगा गर्म जल। तो अब क्या होता है, गर्म जल धाराएं ये विषुवत वृत्त से सतह के यानी ऊपर से ये ध्रुवों की तरफ जलती हैं, और जो पानी नीचे बैठ गया है ये उनका स्थान ले लेती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का ये स्थान ले लेती हैं। तो इस तरह से सतही धारा भी चलती हैं और गहराई में ये अंदर वाली धाराएं भी चलती हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं के प्रकार, एक तो सतही धारा होती है यानी ऊपरी धारा, और ये जो धारा होती है बहुत कम होती हैं। ये महासागरीय जल का कुल 10% भाग ही सतही जल धारा के रूप में है या बहता है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक ही पाई जाती हैं। ये वाली धाराएं जो सतही धाराएं ऊपर से लेकर 400 मीटर तक सतही धारा हमारी चलती है, और कुल 10% जो महासागरीय धाराएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब गहरी डीप करंट जिनको बोलते हैं, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में ही है और इसी रूप में वो बहता है, जो ठंडी वाली होती हैं खासतौर पर। ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। महासागरों का जो घनत्व है अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जाता है, ऐसे जो गुरुत्वाकर्षण वाले पृथ्वी का वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग ही पाया जाता है, तो उनके कारण ये बहना शुरू कर देती हैं। उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होता है, यानी ध्रुवों की बात हो रही है, के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ पानी नीचे बैठना शुरू कर देता है और अंदर ही अंदर फिर चलना शुरू कर देता है। कहाँ, भूमध्य रेखा की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। तो वहाँ वे गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे बैठ जाता है। उनका जगह लेने के लिए जो ऊपर विषुवत वृत्त है, क्योंकि विषुवत वृत्त का जो पानी की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा भी है, वहाँ से वो ध्रुवों की ओर बैठता है और ध्रुवों वाला नीचे बैठता है, तो ऐसे ये चक्र सा चलता रहता है। ये हो गई। अब तापमान के आधार पर, ये तो थी गहराई के आधार पर ऊपर जो हमने पढ़ी है,
जो ये थी गहराई के आधार पर, अब तापमान के आधार पर भी देख लो। गर्म जल धाराएं, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर चलती हैं, उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको गल्फ स्ट्रीम दिखाई थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान अपने मार्ग में आने वाले जल के तापमान से ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ध्रुवों की तरफ टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जो ध्रुवों वाला जल है, जो भूमध्य रेखा वाला जो जल है, भूमध्य रेखा का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, इधर यहाँ से जब जल इधर को चलेगा या इधर को चलेगा, तो जैसे जैसे आगे चलता चला जाएगा, ये वाला जल आगे आने वाले जल से गर्म ही होगा। तो इसके आगे जो गर्म है, ठंडा जल है, वो नीचे बैठता चला जाएगा और ये उसका स्थान लेता चला जाता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं और जहाँ जहाँ फिर ये गर्म पानी जाता है, वहाँ का तापमान भी ये बढ़ा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम एक इसका उदाहरण, मैं आपको गल्फ स्ट्रीम अभी चित्र में दिखाई भी थी। इसके बाद आता ठंडी धाराएं। अब ठंडी धाराएं, जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं, बिल्कुल उसका उल्टा है, उन्हें ठंडी धारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, क्योंकि आगे ने ज़्यादा गर्म तापमान ही मिलता है। और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं, वहाँ का क्या करती हैं, ये तापमान घटा देती हैं। और लेब्राडोर ठंडी धारा, इसका उदाहरण मैंने आपको लेब्राडोर भी दिखाई थी, ब्लू कलर से थी। तो इस तरह से ये दोनों धाराएं आपको मैंने चित्र में दिखाई भी हैं। और अब ये लास्ट हमारा टॉपिक, इन महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है। ये धाराएं अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों के तापमान और तापांतर को प्रभावित करती हैं। कैसे? ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं और गर्म जल धाराएं जहाँ जहाँ जाती हैं, वे अपने आने वाले रास्ते में जो जो स्थान पड़ते हैं, वहाँ का तापमान ये बढ़ा देती हैं। महासागरीय धाराओं के कारण अन्य जलवायविक परिवर्तन भी होते हैं, यानी जलवायु में परिवर्तन भी हो सकते हैं। जैसे कोहरे की उत्पत्ति होती है, आर्द्रता में वृद्धि होती है और मौसम में मृदुलता आती है, यानी सुहावना मौसम हो जाता है, ये भी कह सकते हो आप। ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के स्थान पर प्लैंकटन में बढ़ोतरी हो जाती है। प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है कहाँ? जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं, उससे एक ऐसी अवस्था या वहाँ बन जाती है वहाँ पर, जिसके कारण होता क्या, जो समुद्री जीव है वो वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। यानी मछलियों की संख्या ऐसे स्थान पर ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है। और संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जहाँ मछली पाई जाती हैं, इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये थी महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बस एक हमने बाद में तरंगों और धाराओं में थोड़ा सा अंतर ही आपको बताया हुआ है। तरंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, धाराएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इनको आप अपने आप ही पढ़ सकते हो और इनको नोट कर लेना। इनको जैसे ही आप पढ़ोगे, क्योंकि हम तरंगे और धाराएं दोनों पढ़ चुके, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर की वीडियो को आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। इसको अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।